जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है और सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है, यानी कि भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जो क्वेश्चन है उसको हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, उसमें भी आज का हम लोग का चैप्टर होगा अशोक का, और आज के चैप्टर में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज के चैप्टर अशोक के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले आइए जो हमने कल आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था उसके बारे में उसको रिवीजिंग करते हैं, फिर आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले कल के चैप्टर को एक बार रिवीजिंग करते हैं, फिर आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, कल भी हमने आपको अशोक के बारे में ही पढ़ाया था, और चूंकि अशोक का चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो कल हमने आपको अशोक के बारे में पढ़ाया था और आज भी अशोक के बारे में ही पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, कल अशोक के बारे में हमने जो आप लोगों को बताया था, आइए सबसे पहले उन प्रश्नों को एक बार रिवीजिंग करते हैं, फिर अगले चैप्टर पर चलते हैं। तो दोस्तों, कल के चैप्टर में सबसे पहला प्रश्न बना था अशोक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अशोक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने कितने भाइयों की हत्या की थी। तो इसका उत्तर बना था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। कितने भाइयों की? 99 भाइयों की हत्या की थी। फिर अगला प्रश्न बना था अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना था सम्राट बनने से पहले अशोक कहाँ के राज्यपाल थे। तो हमने आपको बताया था सम्राट बनने से पहले अशोक अवंती के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती के राज्यपाल थे। फिर अगला प्रश्न बना अशोक के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। क्या नाम था? अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। फिर अगला प्रश्न बना अशोक के माता का क्या नाम था। तो हमने आपको बताया था अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या नाम था? सुभद्रांगी था। फिर अगला प्रश्न बना था अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए कितने गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर के पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कितने गुफाओं का? 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। और कहाँ करवाया था? बराबर के पहाड़ियों में। बराबर के पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। फिर अगला प्रश्न बना अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा था। फिर अगला प्रश्न बना था अशोक को पुराणों में किस नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। यानी पुराणों में अशोक को क्या कहा जा रहा है? अशोक वर्धन कहा जा रहा है। और अगला प्रश्न बना अशोक को जूनागढ़ अभिलेख में किस नाम से जाना गया। तो दोस्तों, हम आपको बताया था अशोक को जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य के नाम से जाना गया। ठीक है, अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से जाना गया, अशोक को जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य के नाम से जाना गया। फिर अगला प्रश्न बना अशोक को मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम लेख में किस नाम से जाना गया। तो दोस्तों, अशोक को मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम लेख में अशोक नाम से जाना गया। सिर्फ अशोक नाम से जाना गया। फिर अगला प्रश्न बना था अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। किसके द्वारा मिली थी?
ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। क्या करने की प्रेरणा? अभिलेख लिखने की प्रेरणा। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक ने अपने अभिलेख को कितने लिपि में लिखा? तो दोस्तों अशोक ने अपने अभिलेख को 4 भाषाओं में लिखा था। पहला ब्राह्मी भाषा, दूसरा खरोष्टी, तीसरा अरमाइन, चौथा ग्रीक। और दोस्तों इसमें ब्राह्मी लिपि भारत में मिली थी, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान से मिली थी, अरमाइन लिपि अफ़गानिस्तान से मिली थी और ग्रीक लिपि अफ़गानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली थी। फिर अगला प्रश्न बना था, खरोष्टी लिपि किधर से किधर की तरफ लिखी जाती थी? तो दोस्तों खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। फिर अगला प्रश्न बना था, अशोक के अभिलेख को लिखने के लिए कहाँ के पत्थर का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों अशोक के अभिलेख को लिखने के लिए चुनार के पत्थर का प्रयोग किया गया था। कहाँ के पत्थर का प्रयोग किया गया था? चुनार के पत्थर का प्रयोग किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा था? इसका उत्तर बना था, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पैंथेलर नामक व्यक्ति ने खोजा था। किसने? पैंथेलर नामक व्यक्ति ने खोजा था। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का काम किसने किया? तो हमने बताया था अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का काम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स प्रिंसेस के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था, अशोक ने अपने अभिलेखों में क्या नाम दिया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, अशोक ने अपने अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? देवनाम प्रियदर्शी नाम दिया था। सिर्फ गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उदय गोलान में अपना नाम अशोक दिया था, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था। फिर अगला प्रश्न बना था, भब्रू अभिलेख कहाँ पर है? तो दोस्तों भब्रू अभिलेख राजस्थान में है और इसमें अशोक ने अपने को मगध सम्राट अशोक कहा था। किस अभिलेख में? भब्रू अभिलेख में। फिर अगला प्रश्न बना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की चर्चा किस अभिलेख में किया गया? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की चर्चा भब्रू अभिलेख में किया गया था। भब्रू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की चर्चा की गई। फिर अगला प्रश्न आया, अशोक के सबसे अधिक अभिलेख किस भाषा में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर बना था, अशोक के सबसे अधिक अभिलेख ब्राह्मी भाषा में पाए जाते हैं। और ब्राह्मी भाषा कहाँ मिली? भारत में मिली। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक का रूमनदेही अभिलेख कहाँ पर है? तो दोस्तों अशोक का रूमनदेही अभिलेख लुम्बिनी में है और यह सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक का रूमनदेही अभिलेख लुम्बिनी में है और दोस्तों यह सबसे छोटा अभिलेख है। फिर अगला प्रश्न बना, कौशाम्बी अभिलेख किसका अभिलेख है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, कौशाम्बी अभिलेख अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कारूबाकी का है और अकबर ने इस अभिलेख को इलाहाबाद लेकर चला गया था। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली क्यों लेकर आया था? तो दोस्तों अशोक के टोपरा और मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर चला गया था। फिर अगला प्रश्न बना, कौन सा अभिलेख बिहार में पाया गया? तो दोस्तों रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, ये तीनों अभिलेख बिहार के चंपारण में पाए गए थे, यानी बिहार के चंपारण में मिले थे। तो दोस्तों कल हमने आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया अशोक के बारे में ही, उसका हम लोग रिविजन कर दिए और आइए आज के चैप्टर को पुनः पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर में भी हम लोगों को अशोक के बारे में पढ़ना है और आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे परावर्ती मौर्य शासक के बारे में। परावर्ती मौर्य शासक के बारे में सबसे पहले आइए अशोक के बारे में कुछ क्वेश्चन कल के चैप्टर से छूट गए थे, बच गए थे, तो आज उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर परावर्ती मौर्य शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, कलिंग अभिलेख में किसकी बात की गई है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, कलिंग अभिलेख में विश्व शांति की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा, कलिंग अभिलेख में विश्व शांति की बात की जा रही है, लेकिन
कलिंग का जो युद्ध हुआ था कितना बड़ा युद्ध था और किस तरह से वहाँ पर युद्ध किया गया था कि छोटे छोटे बच्चे को मार दिया गया था, बहुत छोटे छोटे बच्चों को, वृद्ध को मार दिया गया था, औरतों को मार दिया गया था। लेकिन उस जो अभिलेख लिखा गया कलिंग अभिलेख, उसमें विश्व शांति की बात की गई। चूँकि जब कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने युद्ध की नीति को छोड़ करके, यानी भैरव घोष की नीति को छोड़ करके धम्म की नीति अपना लिया था, यानी कि हिंसा की नीति को छोड़ करके अहिंसा की नीति अपना लिया गया। तो यहाँ पर कलिंग अभिलेख की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि कलिंग अभिलेख में किसकी बात की गई। तो दोस्तों उत्तर मिला, कलिंग अभिलेख में विश्व शांति की बात की गई थी। क्योंकि अशोक बाद में क्या किया था दोस्तों, धम्म नीति को अपना लिया था, यानी अहिंसा की नीति को अपना लिया था। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक किस धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक किस धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दो प्रश्न बन गए, कलिंग अभिलेख में किसकी बात की जा रही है। तो दोस्तों उत्तर देंगे, कलिंग अभिलेख में विश्व शांति की बात की जा रही है। और फिर अगला प्रश्न बना, अशोक किस धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा किसने दिया था। तो दोस्तों अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा दिया गया था। अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा और दीक्षा किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा दिया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक ने किसका उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो दोस्तों अशोक ने निग्रोध के उपदेश को सुनकर बौद्ध धर्म अपनाया था। एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था निग्रोध, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था निग्रोध, उन्हीं को उपदेश को सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। दोस्तों प्रश्न बन रहा है, अशोक ने किसका उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो आप उत्तर देंगे, अशोक ने निग्रोध के उपदेश को सुनकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। और ऊपर प्रश्न क्या बना था, अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा किसने दिया था। तो दोस्तों अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने दिया था। और यहाँ पर प्रश्न बना, अशोक ने किसका उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो दोस्तों उत्तर देंगे, अशोक ने निग्रोध के उपदेश को सुनकर बौद्ध धर्म अपनाया था। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था। तो दोस्तों अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। दोस्तों सुनने में थोड़ा सा ये अटपटा लगेगा कि उस टाइम में 84,000 स्तूप बनवाना आसान बात तो नहीं है, लेकिन चूंकि पुस्तक में लिखा गया है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था, तो हम लोगों को पढ़ना ही है। और प्रश्न आ रहा है कि अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया। तो आप उत्तर देंगे, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं एक स्तूप का पिक लगाया हूँ, कैसे स्तूप बनते थे, और स्तूप के बारे में और चर्चा करेंगे हम आगे चलकर बृहद, कि स्तूप में क्या क्या होता है, क्या क्या लगता है, और किस जगह को क्या कहा जाता है। आगे चलकर इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे स्तूप के बारे में। तो दोस्तों प्रश्न बना, अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया। आप उत्तर देंगे, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था। तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न और बना कि अशोक के पुत्र का क्या नाम था। तो महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। यहाँ पर उत्तर निकल करके आया, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। और प्रश्न बन रहा है कि अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। फिर अगला प्रश्न बना,
तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके समय में हुआ? तो दोस्तों उत्तर देंगे तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुआ था। जब तृतीय बौद्ध संगीति हो रहा था तो दोस्तों अशोक के समय में हुआ था। और किस स्थान पे हुआ था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। और आज के टाइम में पाटलिपुत्र पटना को कहा जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। तो दोस्तों प्रश्न बन रहा है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके समय में हुआ? तो आप उत्तर देंगे तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अशोक के समय में हुआ था। किसके समय में? अशोक के समय में हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उत्तर देंगे तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। क्या नाम था इनका? मोगलीपुत्र तिस्स। बौद्ध संगीति के अध्यक्ष तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर देंगे तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। और दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हो रहा है? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हो रहा है। और किसके समय में हो रहा है? तो दोस्तों अशोक के समय में हो रहा है। और तृतीय बौद्ध संगीति जब हो रही थी तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्स थे। फिर अगला प्रश्न बना अशोक का धम्म क्या है? तो दोस्तों अशोक के धम्म का मतलब होता है ऐसे लोगों का संकलन जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। कहा जाता है ना कि धम्म, अशोक का धम्म। तो अशोक का धम्म क्या था? तो अशोक का धम्म का मतलब यही था कि ऐसे लोगों का संकलन या ऐसे लोग मिल करके कुछ ऐसा काम करें जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके, खुशमय बनाया जा सके। इसी को अशोक का धम्म कहा जाता था। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ बन रहा है अशोक का धम्म क्या था? तो आप उत्तर देंगे अशोक के धम्म का मतलब ऐसे लोगों का संकलन जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। फिर अगला प्रश्न आया अशोक के धम्म की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? अशोक के धम्म की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो दोस्तों उत्तर देंगे अशोक के धम्म की जानकारी, ध्यान देंगे धम्म की बात की जा रही है, अशोक के धम्म की जानकारी अशोक के 11वें शिलालेख से मिलती है। अशोक के धम्म की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? उत्तर देंगे अशोक के धम्म की जानकारी अशोक के 11वें शिलालेख से मिलती है। और मैंने आपको बताया अशोक के धम्म का मतलब ऐसे लोगों का संग्रह, ऐसे लोगों का संकलन जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। और अशोक के धम्म की जानकारी अशोक के 11वें शिलालेख से मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? कलिंग युद्ध जो हुआ था अशोक के द्वारा, दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था तो उसकी जानकारी कैसे मिली, कहाँ से मिल रही है? तो दोस्तों प्रश्न यही बन रहा है कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप उत्तर देंगे कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। किस शिलालेख से मिल रही है? 13वें शिलालेख से मिल रही है। और अशोक के धम्म की जानकारी अशोक के 11वें शिलालेख से मिल रही है। याद कर लेंगे अशोक के धम्म की जानकारी अशोक के 11वें शिलालेख से मिल रही है। और अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिल रही है। फिर अगला प्रश्न बना आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल के द्वारा किया गया था। प्रश्न आएगा आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आप उत्तर देंगे आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने किया था। यानी कि मखली गोसाल के द्वारा किया गया था। किसका स्थापना? आजीवक संप्रदाय की स्थापना। फिर अगला प्रश्न बना चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत कितने बड़ों का वर्णन किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 बड़ों का उल्लेख किया था। कितने बड़ों का उल्लेख किया गया था? 4 बड़ों का उल्लेख किया था। प्रश्न आएगा चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत कितने बड़ों का उल्लेख किया? तो आप उत्तर देंगे चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 बड़ों का उल्लेख किया था, जिसमें सबसे पहले है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। पहला ब्राह्मण,
दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो दोस्तों प्रश्न बनेगा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत कितने वर्णों का उल्लेख किया? तो लिखेंगे 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर अगला प्रश्न बना परावर्ती मौर्य शासक के बारे में कि दोस्तों मौर्य साम्राज्य का शासन कितने वर्षों तक रहा? तो उत्तर देंगे मौर्य साम्राज्य का शासन 137 वर्षों तक चला था, या कह सकते हैं कि 137 वर्षों तक रहा था मौर्य साम्राज्य का शासन। ध्यान देंगे मौर्य साम्राज्य में कई राजा आए और चले गए। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का शासन कितने वर्षों तक रहा? आप उत्तर देंगे मौर्य साम्राज्य का शासन 137 वर्षों तक रहा था। फिर अगला प्रश्न आया, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आप उत्तर देंगे मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मौर्य साम्राज्य में कई शासक आए थे, लगभग मैं 9 लोगों का नाम बताया था। यहाँ पर नाम बताऊंगा नहीं, उचित नहीं है बताना, चूँकि 9 लोगों को नहीं पढ़ना था। तो दोस्तों प्रश्न आएगा मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आप उत्तर देंगे मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। फिर अगला प्रश्न आया, बृहद्रथ की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका उत्तर है बृहद्रथ की मृत्यु 185 ईसा पूर्व में, ध्यान देंगे 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या कर दी जाती है। यानी कि बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है और मगध में शुंग वंश प्रारंभ हो जाता है। ध्यान देंगे मगध वंश की बात की जा रही है कि मगध वंश में शुंग वंश प्रारंभ कर दिया जाता है। तो प्रश्न आएगा कि बृहद्रथ की मृत्यु कैसे हुई? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे बृहद्रथ की मृत्यु 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और मगध में शुंग वंश का प्रारंभ कर दिया गया। और कौन कर रहा है शुंग वंश का प्रारंभ? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश का प्रारंभ कर दिया गया। कहाँ पे? मगध में। तो प्रश्न आएगा बृहद्रथ की मृत्यु कैसे हुई? आप उत्तर देंगे बृहद्रथ की मृत्यु 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया गया और मगध में शुंग वंश का प्रारंभ हो जाता है। शुंग वंश का प्रारंभ हो जाता है। फिर अगला प्रश्न आया, अशोक के मौर्य साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया और किसको दिया गया? तो दोस्तों अशोक के मौर्य साम्राज्य को 2 भागों में बांटा गया। पहला पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। पहला पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। पहला पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। अशोक के मौर्य साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया? आप उत्तर देंगे अशोक के मौर्य साम्राज्य को 2 भागों में बांटा गया। पहला पूर्वी भाग, दूसरा पश्चिम भाग। और पूर्वी भाग को अपने पुत्र दशरथ को दिया और पश्चिमी भाग को अपने पुत्र कुणाल को दे दिए। यानी जो पूर्वी भाग बटा वो किसको मिला? दशरथ को मिला। यानी पूर्वी भाग अपने पुत्र दशरथ को दे रहे हैं और पश्चिमी भाग अपने पुत्र कुणाल को दे रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। लेकिन आइए पर डे की तरह एक बार पहले आज के चैप्टर को रिवीजन करते हैं, फिर दोस्तों आज के चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न बना था कलिंग अभिलेख में किसकी बात की गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था कलिंग अभिलेख में विश्व शांति की बात की गई। किसकी बात की गई थी? विश्व शांति की बात की गई है। फिर अगला प्रश्न बना अशोक किस धर्म का अनुयायी था? इसका उत्तर था अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फिर अगला प्रश्न बना था अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा किसने दिया था? इसका उत्तर बना था अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा दिया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था अशोक ने किसका उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो दोस्तों अशोक ने निग्रोध नामक के व्यक्ति थे, उनका उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म
अपनाया था। फिर अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितने स्तूपों का? 84,000 स्तूप का एक पिक लगाए हैं, देखिए दोस्त कैसे स्तूप बनता था। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका भेजा था। फिर अगला प्रश्न बना, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके समय में हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर बना, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुआ था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हो रही है दोस्तों, और किसके समय में हो रही है? अशोक के समय में हो रही है। फिर अगला प्रश्न बना, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। कौन था? मोगलीपुत्र तिस्य थे। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक का धम्म क्या था? तो दोस्तों अशोक का धम्म का मतलब ऐसे लोगों का संकलन जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। ऐसे लोगों का संकलन जिससे भी जीवन को बेहतर बनाया जा सके, ये अशोक के धम्म का मतलब बना था। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के धम्म की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो हमने आपको बताया था अशोक के धर्म की जानकारी अशोक के 11वें शिलालेख से मिलती है। अशोक के 11वें शिलालेख से मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना, कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आप उत्तर देंगे, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने किया था। फिर अगला प्रश्न बना, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत कितने वर्णों का वर्णन किया था या उल्लेख किया था? तो दोस्तों उत्तर देंगे, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। फिर आए हम लोग परावर्ती मौर्य शासक में। तो दोस्तों हमने आपको बताया था मौर्य साम्राज्य का शासक कितने वर्षों तक चला? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, मौर्य साम्राज्य का शासन 137 वर्षों तक चला था। कितने समय तक? 137 वर्षों तक चला था। फिर इसमें अगला प्रश्न बना था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। फिर अगला प्रश्न बना था, बृहद्रथ की मृत्यु कैसे हुई? तो हमने बताया था बृहद्रथ की मृत्यु 185 ईसा पूर्व में 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या कर दी गई थी और मगध में शुंग वंश का प्रारंभ कर दिया जाता है। किसके द्वारा किया जा रहा है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। चूँकि पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ के सेनापति थे और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है 185 ईसा पूर्व में, और इस तरह मगध में शुंग वंश का प्रारंभ किया जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के मौर्य साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे, अशोक के मौर्य साम्राज्य को 2 भागों में बांटा गया था। पहला पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। फिर आगे बना कि पूर्वी भाग किसको दिए? तो दोस्तों पूर्वी भाग अपने पुत्र दशरथ को दिए थे, और पश्चिमी भाग किसको दिए? तो पश्चिमी भाग अपने पुत्र कुणाल को दिए थे। यानी अशोक ने मौर्य साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी भाग अपने पुत्र दशरथ को दे दिए, और पश्चिमी भाग अपने पुत्र कुणाल को दे दिए। इस प्रकार दोस्तों जिसमें हमने आपको बताया कलिंग अभिलेख में विश्व शांति की बात की गई थी, और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और दोस्तों अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा दिया गया था, और दोस्तों अशोक ने निग्रोध के उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म अपनाया था।
फिर दोस्तों अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया, यानी अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया जा रहा है। और दोस्तों अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया गया था। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया गया और अशोक के समय में ही करवाया गया। और दोस्तों जब तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया तो उस तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोंगलीपुत्र तिस्स बने थे। फिर हमने आपको बताया कि अशोक के धम्म का मतलब होता है ऐसे लोगों का संकलन जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। और अशोक के धम्म की जानकारी अशोक के 11वें शिलालेख से मिलती है। और दोस्तों कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। फिर हमने आपको बताया आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने किया। और दोस्तों चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्गों का उल्लेख किया। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। उसके बाद हमने प्रावर्ती शासक के बारे में बताया कि मौर्य साम्राज्य का शासन 137 वर्ष तक चला था और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। फिर दोस्तों हमने बताया कि बृहद्रथ की मृत्यु 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई और हत्या करके किया गया। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या कर दी गई थी। किसकी? बृहद्रथ की। और मगध में शुंग वंश का प्रारंभ हो जाता है। फिर हमने आपको बताया कि अशोक ने मौर्य साम्राज्य को 2 भागों में बांटा। पहला पूर्वी भाग, और पूर्वी भाग अपने पुत्र दशरथ को दिया, और दूसरा भाग था पश्चिमी भाग, और पश्चिमी भाग अपने पुत्र कुणाल को दे दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का चैप्टर आज का समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन के हल, सारे प्रश्न और उत्तर को आप लोग याद कर लिए होंगे। लेकिन दोस्तों फिर कहूँगा रिविजिंग मस्ट है, रिविजिंग करते रहिएगा। क्योंकि याद तो आपने कर लिया, आपने तैयारी तो कर ली, लेकिन फ्यूचर में जाकर भूल जाता है। इसलिए रिविजिंग बार बार करते रहेंगे। फिर कहूँगा 100% में 80% याद करेंगे, तैयारी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन 20% जो समय बचेगा दोस्तों, उस समय में आप लोगों को रिविजिंग करना, ताकि जो आप पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं, वो भूले मत। अगर भूल गया तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए रिविजिंग करते रहिएगा। और दोस्तों आज का चैप्टर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।